हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बच्चों, हमारी बेसिकली आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। क्लियर है। और इसी में हम देख रहे थे आपका जो हमारी बुक है। देखिए, इस बुक के अंदर कुछ सब चैप्टर्स हैं और 10th क्लास के अंदर इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें सबसे पहली यूनिट कौन सी है, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसी में यूरोप में राष्ट्रवाद देखने के बाद पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार हम लोग आपका देख लिए थे। दूसरा हम लोग जो था इसमें आगे बढ़े और हमने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि यूरोप में नेशनलिज्म कहाँ से आया। तो कल हमने नेशनलिज्म और लिबरलिज्म में अंतर समझा था कि राष्ट्रवाद और उदारवाद के बीच क्या बेसिकली आपका डिफरेंसेस है, इनको हम लोग समझ चुके थे। ठीक है। तो कल जो था हम लोग बेसिकली आपका ये सारी चीजें यहाँ तक हम लोग आपका पढ़ लिए थे, बात कर लिए थे कि क्या आपका रूढ़िवादी चीजें क्या होती हैं, विचारधारा। तो आज हमें बेसिकली यहाँ से आपका जो ये है हमारे क्रांतिकारी कहाँ के, यूरोप में, इनके विषय में पढ़ना है। देखिए, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ना पढ़ रहे, यूरोप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूरोप भी जो आज आपको देखा मिलता है ना, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मन, स्विट्जरलैंड, आपका हंगरी, बुडापेस्ट, ये सारे जो देश हैं कि एक दिन में ऐसे नहीं बन गए। इनका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हर किसी देश ने एक न एक कोई स्थिति को आपका ट्रबल किया है। उसी स्थिति को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1815 के बाद कहाँ की बात है, यूरोप में 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी को भूमिगत कर दिया। 1815 में वहां पर आपका क्रांतिकारी शुरू हुई और क्रांतिकारी हुए तो उसको दबाने के लिए कार्य भी शुरू हुआ। और जब वहां इनका दमन हुआ तो यहाँ जो उदारवादी थे, जो आजादी चाहते थे, राष्ट्रवादी जो अपने देश को बनाना चाहते हैं, वो क्या हो गए, भूमिगत। भूमिगत का मतलब है अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारी को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभरे। यानी कुछ कुछ भारत जैसी कंडीशन नहीं दिखाई दे रही। जैसे हिंदुस्तान सोशल आपका रिपब्लिक था, स्वतंत्र बोस जिस तरह से काम करते थे, आजाद जो हमारे भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत सारे ऐसे थे जो लोग आपका हमारे क्रांतिकारी थे और आपका छुप छुप कर लोगों में देश भावना जगाते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी ऐसा ही हो रहा है। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करना था। अगर आप कोई भी क्रांति कर रहे हैं तो उस क्रांति का सिंपल मतलब है कि जो राजा की व्यवस्था है, जो राजतंत्र है, क्या कर रहे हैं आप, उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक। जो वियना कांग्रेस के बाद भी स्थापित की गई थी। वियना कन्वेंशन आपने पढ़ा है कि जबरदस्ती थोप दी गई थी किस पर, नेपोलियन पर, यानी कि फ्रांस पर। ठीक। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना, क्रांति होने की जरूरत था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र विचारों की स्थापना की आजादी के समय इस संघर्ष को अनिवार्य हिस्सा मानते थे। क्या करते थे कि इन सब संघर्ष को आपका हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसी मैत्सेनी। इसका जन्म 1805 में जेनाओ में हुआ था और वह कार्बोनेकारी नामक एक गुप्त संगठन का आपका सदस्य था। अब ये एक आपका उस समय का कोई आपका संगठन था और ये आपका था मैत्सेनी और ये इसका मेंबर बना। 24 साल का युवा आपका लिगुरिया में क्रांति के लिए उसने बहिष्कार किया। वहां की कोई आपकी जगह रही होगी और उसमें उसने बहिष्कार किया, उसने क्रांति के लिए। पश्चात 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। यानी कि कुछ कुछ आपको जो है भगत सिंह जैसा आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ भगत सिंह थे, ऐसे ही यहाँ कौन था, जोसेफ मैत्सेनी था। अब देखिए, अब इन्होंने और 2 भूगठन संगठन का आंदोलन कर दी।
पहल था कि मसई यानी कि यंग इटली और दूसरा बर्न यानी यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन के समान विचार वाले युवा थे। यानी कि जो युवा पोलैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन राज्यों में जो अपने विचारों को रखते थे वो उससे जुड़े। और ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। यानी कि जिस तरह ईश्वर चाहता है कि वही क्या है, राष्ट्र जो है मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेश की पाबंदियों के तहत नहीं रह सकता। यानी कि जो आपने इटली में छोटी छोटी पाबंदियां लगा रखी हैं, छोटे छोटे जो आपके क्षेत्रों में आपने वहां उसको बांट रखा है, जो अपने प्रदेश में रह सकता है वो उसके अंतर्गत अब आपका नहीं रह सकता। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक संगठन के अंदर एकीकृत गणतंत्र ही बनाना था। तो मेन क्या था कि राष्ट्र को जोड़कर एक गणतंत्र बनाएंगे। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार था। और यही क्या था, इटली की मुक्ति का आधार। कि इटली की मुक्ति कब हो सकती है, जब पूरे लोग एक साथ जुड़ जाएं, व्यापक रूप से एक राष्ट्र बने, तो ही इटली का एकीकरण हो सकता है। अब जैसे भारत था, तो जो आज आप भारत का आप स्वरूप देखते हो ये कुछ था थोड़ी। भारत कितनी सारी रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग प्रांत बने हुए थे, लेकिन उसको जोड़ा गया। क्लियर है, वहां उनका समावेश किया गया और आज एक अखंड भारत हमको देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यूरोप था। यूरोप एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। क्लियर है, जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, जैसे रूस हो गया, चाइना हो गया, हम हो गए, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, कजाकिस्तान, ये सारे आपका कंबोडिया, हरनोई, बिनोई और आपका मलेशिया, बैंकॉक, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान। जो इस तरह से भारत, जो हमारे यहाँ बहुत सारे यूरोप एशिया में देश हैं, उसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। तो देश के अंदर जो है उस समय छोटे छोटे आपके रियासतों में बटे हुए हैं। जिस तरह से भारत यहाँ शासन कर रहे थे, यहाँ राजा थे, वहां भी आपके राजा थे। क्लियर है, तो वहां भी संघर्ष हो रहा है अपने देश के लिए। चाइना में भी हुआ, भारत में भी हुआ, और आपने देखा नेपाल तक में हुआ। अभी लेटेस्ट कहानी आप नेपाल की देख सकते हैं। क्लियर है, तो छोटे छोटे हर जगह हो रहा है। तो ऐसे संघर्ष कहाँ चल रहा है, तो आपका इटली में हो रहा है। बेसिकली हम इटली की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना जो बच्चे बीच में जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको समझा। ठीक है, उसे इस मॉडल की अनदेखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त आपका संगठन कायम किए गए मेसनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके आपका प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वपन में मेसनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी वो लोग थे उस समय के आपके इटली के, जो चाहते थे कि जिस तरह का हमारा राजतंत्र है वो इस तरह ही बाप का बरकरार रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बाप का इंप्रूवमेंट होगा। तो रूढ़िवादी विचारधारा नए विचारों को एक्सेप्ट करने में बहुत लंबा समय लगाती है और उसका विरोध करती है। क्लियर है, जबकि क्रांतिकारी जस्ट बहुत जल्दी बदलाव चाहती है। तो मेटरनिख ने उस हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। कि रूढ़िवादी क्या है, एक उस समय के कोई आपके लेखक है मेटरनिख, उसने क्या कहा है कि जो ये आपका रूढ़िवादी विचारधारा है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन। कि अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से शासन चल रहा है वही चलता रहेगा तो ये हमारे लिए बड़ा हार्मफुल है, ये हमें नुकसान देगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, ये व्यक्ति है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी कंपैरिजन मैंने आपका इनसे किया था, भगत सिंह से। ये इटली का वो नौजवान क्रांतिकारी है। क्लियर है, और ये गुप्त संगठन चला रहा है। गुप्त मतलब अंडरग्राउंड, जो ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली क्यों नहीं है? राजा का तंत्र है, और तुम अगर राजा के तंत्र को निपटाने की बात करोगे, खत्म करने की बात करोगे, डेमोक्रेसी की बात करोगे, तो आप राजा की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। और राजा की सत्ता को चुनौती मतलब राजा को चुनौती। तो राजा कैसे आपको बनने देगा, कैसे आपको पनपने देगा? तो ये लोग क्या कर रहे थे? गुप्त संगठन चला रहे थे, और बहुत सारे लोग आपके जुड़े हुए थे। और उसी गुप्त संगठन का नाम था यंग यूरोप। कब बना? 1833 में। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि मेसनी ने कौन सा आपका निम्न में से गुप्त संगठन बनाया था। तो आप बोर्ड का पेपर उठा के देखिए,
अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको एक क्लास ली थी तो मैंने समझाया था कि इस प्रकार का पेपर आता है। अगर हम पेपर को पहले ही एक बार देख लेंगे तो शायद पूरे साल हम लोग आपका माइंड मेकअप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भाई ये हमारा पैटर्न है, हम इन चीजों को देखना है और हम इनको आपका इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपका यंग यूरोप 1833 में जोसेफ मेस्सनी ने बनाया था। तो हमने ये रही इनकी इमेज देख लिया और इटली के लिए एकीकरण की बात कर रहा था। अच्छा, मैं एक बार थोड़ा सा आपको मैप दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए। अब मुझे बताइए, इटली कहीं दिखाई दे रहा है आपको? सोचिए, ये है आपका पुर्तगाल, स्पेन, ये फ्रांस, पहले हमने फ्रांसीसी बात करी जो आपका नेपोलियन था, फ्रांस था, वही कहाँ अटैक कर रहा है? इटली के पर अटैक करता है। तो अभी स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है आपको। स्विट्जरलैंड के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, प्रशा, नीदरलैंड, आयरलैंड और आपका यूनान, जहाँ का आपका सिकंदर था, मैसेडोनिया प्रांत का, और ऑटोमन साम्राज्य जो आपके टर्की में थे, बेसिकली जहाँ आपके मुस्लिम होल्ड करते थे। तो ये पूरा क्षेत्र आपका यूरोप है और ये आप देख रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ हर जगह छोटे छोटे राजा आपके काम कर रहे हैं। एक राजा दूसरे पर अटैक कर रहा है, दूसरा किसी और पर, वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी का क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर रहा है। और यही लोग आपका, जो लोगों में नई क्रांति जन्म ले रही कि भैया हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, हमको अब डेमोक्रेसी चाहिए। जिस डेमोक्रेसी की हमने जब हम लोग आजाद हुए तब हमने बात करी कि भैया अब हमको डेमोक्रेसी चाहिए। लेकिन ये सोचिए कब मांग कर रहे हैं, जब हम कुछ जानते नहीं है उस समय मांग कर रहे हैं। तो विरोध तो होगा ना बच्चों। तो यही चीज है। तो एक बार इस यूरोप की बात करें जो बिखरा हुआ है छोटी छोटी रियासतों में, अलग अलग रियासतों में। तो ये मॉडर्न आपका क्या नहीं है, आपका यूरोप का नक्शा नहीं है, ये पुराना है। क्लियर है? ठीक। और ये भी कब की कंडीशन है दिखाया गया है? 1815 के बाद का यूरोप है ये, वियना कन्वेंशन के बाद। और देखिए जो देश सब पे राज कर रहा है, यहाँ दिखाई देगा आपको ग्रेट ब्रिटेन। ये इसने ऑस्ट्रेलिया, हंगरी पर सब पे अपना कब्जा करके रखा है। ये है ग्रेट ब्रिटेन, छोटा सा बिल्कुल है, लेकिन ये लोग रिसर्च, एजुकेशन, स्कॉलर, कल्चरल, साइंटिफिक भी बहुत आगे थे। क्लियर है? और यही कारण है कि शायद आज ये बहुत डेवलप है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बन रही हो। थोड़ा सा ऐसा होता है जब आप लोग बीच में आते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको चैप्टर कर सकता है। तो ये हमने देख लिया, नए कुलिनबर्ग वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो हमने यहाँ की क्रांति भी पढ़ ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये युग है यूरोप में क्रांतिकारी युग। इस युग, युग मतलब होता है बेसिकली टाइम पीरियड, ड्यूरेशन। तो कब है? 1830 से लेके 1848। ये वो टाइम है जो जोसेफ मेस्सनी जैसे युवाओं ने क्या किया है, यूरोप में आपकी क्रांति की है। मान लीजिए अगर क्रांति इस समय इटली में हो रही है तो इटली को देखकर ऑटोमन साम्राज्य में भी होगी। क्लियर है? ग्रीस में भी होगी, आपका प्रसा में भी होगी, हंगरी में भी होगी, स्विट्जरलैंड में भी होगी। क्लियर है? फ्रांस में भी होगी। यानी कि एक देश के साथ दूसरा देश भी इस चीज को देखता है। हम कहते हैं ना कि इंसान को देख के इंसान रंग बदलता है, खेत को देख के खेत रंग बदलता है। जब बगल में आपका किसी राजा को उखाड़ कर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो एक देश में बात हो रही है, एक क्षेत्र में, दूसरा क्षेत्र ये बात क्यों नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। तो ऐसे ही यूरोप में अब ये चीज हो चुकी है, क्रांतिकारी हो रही है। लोग राजाओं को हटाकर लोगों की सत्ता यानी कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं, उदारवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। देखिए शब्द बड़े हैं, बस थोड़ा सा माइंड मेकअप करके अगर आप इनको लगा दो, यकीन मानिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले किसी को कुछ पूछना है इस पूरे टॉपिक में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नया यूनिट शुरू हो रहा है। चलिए आगे बढ़े तो थोड़ा सा एक इमेज माइंड मेकिंग हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए, तो एटलीस्ट आप इतना रेडी रहिए। चलिए शुरू करें। बात कर रहे थे 1830 से लेके 1848, यानी कि लगभग 18 साल का समय। ठीक है, 30 40 और 8 यानी कि इन 18 साल में क्रांतिकारी किस चरम पर पहुंची है, इसको हम लोग बात करेंगे 18 वर्ष में। यूरोप की बात है ना कि भारत की। अगले चैप्टर में आप शायद यूरोप के भारत के बारे में पढ़ें। चलिए
जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा गया। देखिए, किससे? उदारवाद से और राष्ट्रवाद से जोड़कर देखा गया। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे आपका उदारवाद और आपका राष्ट्रवाद है। कहानी थोड़ी क्या है कि जब रूढ़िवादी कौन है? रूढ़िवादी वो लोग हैं, मान लीजिए मैं राजा हूं और मैं राजा हूं तो शासन मेरे अनुसार चलेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो जो आपकी मेरी जनता है उसके क्या अधिकार हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मैं कानून बना रहा हूं तो अच्छा है या गलत है, तो आप विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आपका विरोध करोगे तो विरोध क्या होगा? मेरी सत्ता को चुनौती होगी। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, जब लोगों को पता लगा कि जो राजा थे कि भाई अब हमारी ताकतों का विरोध हो रहा है, वो कौन है? रूढ़िवादी, जो व्यवस्था चल रही है उसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं लोगों को, तो उन्होंने और मजबूत करने की कोशिश की कि क्यों ना हम अपने शासन को, लोगों को बांध कर रखें। अब उस बांधने के चक्कर में लोग आपस में जुड़ गए। क्लियर हो गया? तो उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति आपका देखने लगी। अब लोग हर चीज को देश से जोड़कर देख रहे हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं राजा, यानी कि देश के खिलाफ है। अब दो यहाँ का जिक्र हुआ है, इटली और जर्मन राज्य ऑटोमन साम्राज्य के सूबे थे, यानी कि इटली और जर्मन कहाँ के थे? ऑटोमन साम्राज्य। मैंने आपको ऑटोमन साम्राज्य अभी दिखाया है। क्लियर है? सूबे में, अब देखिए ऑटोमन साम्राज्य के सूबे में कौन था? आयरलैंड, पोलैंड ही कुछ ऐसे क्षेत्र थे। इन क्रांतिकारी का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्ग के विशेष लोग थे। तो क्रांति को कौन उठा रहे थे? एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली के जो स्पेसिफिक लोग थे, वो लोग इस क्रांति को कर रहे थे। क्लियर है? और यही कारण था, भारत में भी जब भी आपकी क्रांति पनपेगी तो मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास ही लेके आएगा। अपर क्लास को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो राजा है, सामंत है, वो तो करीबी है। लोअर क्लास अपने खाने पे ध्यान दे रही है, उसे कोई मतलब नहीं किसी की आजादी से। तो फंसता कौन है? मिडिल क्लास, हम और तुम। क्लियर है? तो हमारी कोशिश क्या होती है कि यार हम अच्छा जीवन जिए, और उसी के चक्कर में हम पूरा जीवन प्रयास करते हैं। अब यहाँ भी यही चीज है। और इसमें प्रोफेसर, स्कूली टीचर, क्लर्क, कमर्शियल जो आपके ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं वाणिज्यिक, और मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, यानी कि जितना भी आपका मिडिल क्लास फैमिली है वो इस क्रांति में आपका भाग ले रही है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, और बोर्बो राजा, ये वहां के राजा हैं, जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल कर दिया। उन्होंने कह दिया भैया हम राजा बने रहेंगे 1815। अब उदारवादी क्रांतिकारी ने उन्हें उखाड़ फेंका। अब राजा साहब को उखाड़ दिया, शासन खत्म हो गया। अब जहां फ्रांस में पहले आपका शासन चल रहा था किसी राजा का, क्रांतिकारी ने उसको उखाड़ दिया, शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ नए राजा आए हैं, मतलब राजा इन द सेंस कि अब लोग आए हैं। अब उनकी जगह क्या हो गया? एक संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो गई। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? लुई फिलिप्स। बड़ा फेमस नाम सुना होगा। कौन कर रहा था? लुई फिलिप्स। मेटरनिख ने यह टिप्पणी की है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि अगर फ्रांस छींकता है तो क्या होता है? बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब समझिए कि जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़ा गया, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अलग हो गया। यानी कि अगर कोई भी घटना आपकी फ्रांस में होगी, रूस फ्रांस में होगी, तो यूरोप के जो अन्य देश हैं उनमें भी इफेक्ट दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अगर यूरोप फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के बाकी देशों में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कहावत है इनडायरेक्टली कि अगर कुछ भी एक्टिविटी हम फ्रांस में करें तो उसका इफेक्ट और देशों में भी दिखाई देता है। इस देश को देखकर दूसरे लोग भी आपका विद्रोह करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यूरोप छींकता है तो, यानी कि फ्रांस छींकता है तो यूरोप को आपका सर्दी जुकाम हो जाता है, यूरोप की सर्दी जुकाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं।
अब ये कहानी आपको क्लियर होगी फ्रांस की। अब देखिए, एक घटना जिसने यूरोप के शिक्षित और अभिजात अभिजात का मतलब होता है एलीट वर्ग, यूरोप के शिक्षित एलीट वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया, वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। अब यूनान भी आपका स्वतंत्रता मांगने लग गया। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होए बच्चों। चलिए वापस चलते हैं पीछे। बार बार वो मैप दिखाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब तक आपके माइंड में पिक्चर नहीं बनेगी। ये देखिए बच्चों, ये है इससे आगे मेटरनिक को भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए बच्चों, ऑटोमन साम्राज्य कहाँ है जिसकी बात कर रहे थे? ये है ऑटोमन साम्राज्य। ध्यान दीजिए बच्चों, बेटा बता रहा हूं ध्यान दे लो, नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में रोगे इस चैप्टर से एक भी क्लियर नहीं होता। यूनान यानी कि ग्रीस, देख लिया? चलिए, ये रहा आपका फ्रांस और ये है जर्मन वाला पार्ट। चलिए, अब 15वीं शताब्दी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब यूनान किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का। और आपने अभी देखा ऑटोमन साम्राज्य कहाँ था, यानी कि ये हो गया यूनान और ये हो गया ऑटोमन साम्राज्य। तो ये इसका हिस्सा था, इससे जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ? हिस्सा था तो था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, यूनान की आजादी का संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासित कर रहे यूनानी के साथ पश्चिमी यूरोप में अकेले लोग ही समर्थन मिला। प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते कविताओं और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। क्या बताया कि भैया जो आप हमारा यूनान है वो कविताओं और कलाओं का पालना है। पालना का मतलब जहाँ चीजें फलती और फूलती हैं हम उनको पालना कहते हैं। जहाँ से कोई सी चीज का आपका जन्म होता है हम उसको पालना भी कहते हैं यूनान का। सभ्यता का पालना प्रशंसा की बात है, एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष में जन्म जुटाया। अब आप जानते हैं ऑटोमन साम्राज्य कैसा था? मुस्लिम साम्राज्य था। यूनान ने एक संघर्ष किया मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ और अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया और युद्ध के बाद लड़ने भी गए। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कुर्तियान की संधि से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र मिल गया। अब एक संधि हो जाती है 1832 में। ये संधि से क्या हो गया? अब ऑटोमन साम्राज्य से यूनान अलग हो गया। अब आप देख रहे हो धीरे धीरे यूरोप के जितने भी आपके देश हैं वो किसी साम्राज्य से निकलकर अलग अलग देश बन रहे हैं। तो अभी आपने देखा ऑटोमन साम्राज्य से यूनान बन गए, क्लियर है? और यूनान का राजा कौन था? यूनान में एक प्रांत था मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया के राजा थे राजा फिलिप्स, राजा फिलिप द्वितीय। और राजा द्वितीय फिलिप्स के घर में पैदा होता कौन? सिकंदर, जिसको कहा गया है अलेक्जेंडर। हम भारत में, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सिकंदर। और उसे क्या कहा गया यूरोप यूनान में? अलेक्जेंडर, जिसने पूरे विश्व को जीतने की कोशिश की लेकिन भारत में आके वो हार गया, क्लियर है? और महापद्मानंद को देख के, घनानंद को देख के वापस चला गया। और उसी का सेनापति था सेंड्रोकोटस, जो किससे हारा था? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसने बाद में अपनी लड़की की शादी किससे कराई? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हिस्ट्री को पढ़ोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस कोशिश क्या करनी होती है कि आपको चीजों को जोड़कर पढ़कर उनको देखना होता है और उनको समझना होता है कि कैसे इंटरलिंक हो रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए, अब हम कल देखेंगे रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना को हम कल पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए
और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।